मैं सत्यनारायण शर्मा सहज दृष्टि के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी का जो अवशेष अंश है मैं इसे आगे को बढ़ाता हूं। अभी तक जो कहानी कही गई थी उस कहानी के तहत नवाब साहब खीरे को शालीनता से काटते हैं, नमक बुरकते हैं, जीरा बुरकते हैं और तौलिए पर बिछा देते हैं। इस दृश्य को देख करके स्वाभाविक रूप में नवाब साहब के मुंह में पानी का आना सहज बात हो जाती है। तत्पश्चात पुनः लेखक के समक्ष नवाब साहब अपने बात को रखते हैं कि आप भी इसको लीजिए। लेकिन एक बार लेखक जब इसे ग्रहण करने से, इस खीरा को खाने से जब इनकार कर चुके हैं तो पुनः वह नहीं चाहते हैं कि हम नवाब साहब के इस खीरे को खाएं। परिणाम क्या होता है कि आप इसमें देखें कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में आ जरूर रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना उचित समझा। लेखक के मुंह में उस खीरे को देख करके पानी आना शुरू हो गया था, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जब एक बार इनकार कर दिए तो आत्मसम्मान का निर्वाह करना ही अपने जीवन का यह कर्तव्य समझ लिए। अपने जीवन में यह सोच लिए कि जो नवाब साहब हैं इनका चरित्र हमारे चरित्र से कुछ भी मेल नहीं खाता है। एक बार जब इनकार कर दिया गया जिसे स्वीकार करना ठीक बात नहीं है और शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा मैदा भी जरा कमजोर है, कबला शौक फरमाइए। तलब महसूस मैं नहीं कर रहा हूं कि इस खीरा को खाऊं और किबला शौक फरमाइए, पुनः आप ही खाइए। इस वाक्य को सुनकर के समांती मानसिकता को जीते हुए नवाब साहब के ऊपर एक अचूक प्रभाव पड़ा और इसके बाद कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। हम इस कहानी में पाते हैं कि जो नवाब साहब अपने खीरे को इतने अधिक सतृष्ण निगाहों से देख रहे हैं, खाने के लिए जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की और एकाएक वहां पर कहानी अलग मोड़ यह ले लेती है कि जब लेखक खाने से इनकार कर देता है तो नवाब साहब के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। नवाब साहब अपने रईसीपन को दिखाने के लिए पुनः एक बनावटी चरित्र को जीना प्रारंभ कर देते हैं। यही है समांती व्यवस्था का पतनशील रूप। एक तरफ भूख से छटपटाहट है, एक तरफ आत्मसम्मान की भी बात है, एक तरफ सामान्य व्यक्ति की नजर में अपने आप को रईस और सामंत रूप में प्रस्तुत करना है और एक तरफ पेट की भूख भी है। किसको स्वीकार किया जाए, किसको इनकार किया जाए? समांतिपन को स्वीकार किया जाए कि पेट में जो भूख लगी है खीरा खा करके उस जठराग्नि को शांत किया जाए। यही वह पोह है नवाब साहब के अंदर। लेकिन जब लेखक खाने से साफ इनकार कर देता है तब नवाब साहब के आत्मा पर ठेस पहुंच जाती है कि इतना नाचीज, इतना एक अलग अवधारणा को जीता हुआ व्यक्ति कि मेरी बात को नहीं मानता है। अगर इसके समक्ष में खीरा खाता हूं तो मेरा व्यक्तित्व खंडित होता है।
हमारी जो समांतिपन की मानसिकता है वह टूक टूक हो जाएगी। ऐसे स्थिति में नवाब साहब एक अलग रास्ते को अपनाते हैं, जहां हम पाते हैं कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। उस फांक की ओर देखा, खिड़की की ओर देख करके दीर्घ निश्वास लिया, ने बहुत जोर से सांस लिया, क्योंकि लेखक खाने से इनकार कर रहा है। इस कहानी की गहराई में हम जितना अधिक प्रवेश करते हैं, उतने ढंग से मानव मन की मनोवृत्तियां हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। दो चरित्र है, दो वर्ग है, दो मानसिकता है। दो चरित्र है, नवाब साहब और लेखक। दो वर्ग है, एक समांत वर्ग है, एक समान वर्ग है। और दोनों वर्ग अपने अपने दायरे में कैद है। और दोनों वर्ग जब कैद है तो एक दूसरे के समक्ष अपने आप को खोल नहीं रहा है, अपने आप को सहज भाव से प्रस्तुत नहीं कर रहा है। दोनों वर्ग में एक कृत्रिमता है, एक बनावटीपन है। और यह कृत्रिमता के कारण सारी बातें अलग हो जाती। सतृष्ण निगाहों से देखते हैं खीरा को कि बहुत अच्छे ढंग से बना है, नमक मिर्च का व्यवस्था की गई है और इसको खाना चाहिए। लेकिन लेखक जब खाने से इनकार कर देता है तो खिड़की के बाहर सतृष्ण निगाहों से देखता है। और फिर क्या होता है कि बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए, फांक को सूंघा। यही व्यवस्था है। हम कहानी में एक क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके हैं, कहानी का जो चरमोत्कर्ष होता है वहां पहुंच चुके हैं। फांक को लिया और उसको सूंघा। यही समांतिपन कि भूख लगी हुई है, लेकिन इस खीरा को एक साधारण व्यक्ति के समक्ष अगर मैं खाता हूं तो लोग कहेंगे रईस के क्या रईसी है, खीरा खाकर अपना दिन काटता है। इस बात के कारण खाने की शैली ही बदल जाती है कि खीरा के फांक को नाक तक लाया जाता है, उसको सूंघा जाता है, खाया नहीं जाता है। यही मनुष्य का एक दिखावटीपन है, जहां पर हम पाते हैं स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। यही है बनावटीपन, यही है दिखावे की संस्कृति। अंदर में आर्थिक धरातल पर जो एक कमजोरी है, उस कमजोरी को छिपाने के लिए नवाब साहब भूख से छटपटा रहे हैं। लेकिन खीरा इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि यहां पर समान तबके का व्यक्ति बैठा हुआ है, और वह जब खाने से इनकार कर दिया है तो मैं कैसे खाऊं, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं नहीं। यही मनोवैज्ञानिक मनोदशा है। और यशपाल ने, कथाकार ने इसके माध्यम से उस व्यवस्था पर व्यंग किए हैं जो व्यवस्था पूर्ण रूपेण खंडित हो चुकी है, टूक टूक हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, धाराशायी हो चुकी है। लेकिन अपने आप को दिखाने में, अपने आप को आगे एक बनावटीपन के रूप में पेश करने में वह आगे बढ़ जाता है। खीरा को खाते नहीं नवाब साहब, दीर्घ निश्वास लेते हैं, स्वाद का एहसास कराते हैं, मानो वह खीरा पूर्ण रूपेण उन्होंने खा लिया है। और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गए, है ना। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई, मुंह में भर आया पानी का घूंट गले से उतर आया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। गौर कीजिए, शब्द है छोड़ दिया, फेंका नहीं। छोड़ना और फेंकना दोनों में अंतर है। अफसोस है
कि जिसको इतने अच्छे ढंग से मैंने काटा, मिर्च मसाला को उस पर डाला, इसके खाने का आनंद लेता, लेकिन क्या स्थिति पैदा हुई कि उसका मात्र गंध लेकर के नाक तक पहुंचा करके खिड़की के बाहर छोड़ रहा है, फेंक नहीं रहा है। फेंकना छोड़ने में अंतर हो जाता है। कसक है इसलिए छोड़ रहा है। फेंकने की तात्पर्य है कि हम इससे कोई वास्ता नहीं है। कसक है, काश इसको मैं खा जाता। लेकिन प्रतिष्ठा कुछ ऐसी बन गई है कि खाना संभव नहीं हो पा रहा है। आत्मसम्मान एक नकाब बन करके खड़ा हो गया है। आत्मसम्मान बीच में आकर खड़ा हो गया है कि अगर खीरा खा लेते हैं तो समानतीपन का जो गुण है उसका अंत हो जाएगा। जो नवाबीपन का गुण है उसका अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है इसको नहीं खाना, मांस सूंघ लेना और इस बात को प्रमाणित करना कि बड़े बड़े रईस वस्तु का गंध उसी प्रकार से लेते हैं जैसे देवलोक के देवता गंध लेते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। हम देवता के समतुल्य हैं। हम कोई सामान्य मानव नहीं है कि हम खीरा को खा लें। देवता जिस प्रकार गंध सुगंध से ही प्रसन्नचित हो जाते हैं, हम भी गंध सुगंध से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझको इसको खाने की आवश्यकता है ही नहीं। और उसके बाद जो बात आई है कि नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर के वासना के रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते हैं। वहां रखते हैं, नाक के पास ले जाते हैं, रसास्वादन करते हैं और उसके बाद फिर उसको फेंक देते हैं। देखिए दोनों स्थान देखिए कि फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। वासना से आकुल व्याकुल होकर के कसक है कि खा लेते, लेकिन इच्छा है और इच्छा के बीच एक बाधा उपस्थित हो गई कि एक सामान्य व्यक्ति जो खीरा खाने से इनकार कर दिया तो नवाब साहब कैसे खीरा खा सकते हैं। यह तो उनकी बहुत अधिक कह सकते हैं अपमानजनक स्वरूप होगा, इसलिए खाने से इनकार कर देते हैं और उसका रसास्वादन करके बाहर फेंकते चले जाते हैं। हम क्या पाते हैं इस कहानी में? एक पूर्णपेन, एक कृत्रिम जीवन, एक बनावटी जीवन को जीता हुआ एक वर्ग जो अंदर से पूर्णपेन खोखला हो चुका है। जीवन जीने का कोई साधन, कोई आधार नहीं है। फटे हाल जीवन जीने के लिए विवश है। लेकिन जब एक वर्ग पहचानने के लिए खड़ा हो जाता है कि आज में है कौन, तो अपनी पहचान रईस बन करके लखनवी अंदाज में जीने वाले नवाब प्रस्तुत करते हैं, जिसका परिणाम है कि वह मात्र गंध लेते हैं, खीरे के फांक को एक एक करके खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और पूरा आनंद में लीन हो जाते हैं। यही है दुनिया, यही है बनावटीपन। और इस वर्तमान व्यवस्था में, जिस भौतिकवादी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उस भौतिकवादी व्यवस्था में आज यही बनावटीपन का नकाब लगा करके बहुमत जी रहा है। यशपाल की यह कहानी आज भी हमारे सामने यह चरित्र पूर्ण रूपेण उपस्थित है। संवेदनशील व्यक्ति उस चरित्र को आज भी देख रहा है, एहसास कर रहा है, महसूस कर रहा है कि वह अपने बनावटीपन के कारण अंदर से टूटता हुआ जा रहा है। अंदर से जितना टूटता है बाहर उतना ही सजाता चला जाता है। अपनी आर्थिक विपन्नता को लोगों के सामने आने नहीं देता है। नवाब साहब इसी का प्रतीक है। अगर नवाब साहब के पास पैसा होता तो अच्छे होटल में अटेंड करते, सारी व्यवस्था अलग होती, हीरा से मन नहीं बहलाते, लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। और इसीलिए
कंपार्टमेंट में एकांत में आकर के बैठते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति मुझको इस रूप में नहीं देखे कि एक रईस दादा व्यक्ति खीरा खाकर अपने भूख को मिटा रहा है। लेकिन संयोगवश लेखक भी वहां पहुंच जाता है और वह देख लेता है। शुरू में रईस बनते हैं, बाद में सहज बनने की कोशिश करते हैं। तब तक लेखक रईस की मानसिकता से परिचित हो जाता है और वहां पर सहज भाव से लेखक कटता हुआ नजर आता है। और लेखक जब कटता हुआ नजर आता है, अलग होता हुआ नजर आता है, तब रईस साहब अपने रईसीपन के नकाब को पूर्ण रूपेण पहन लेते हैं। खिड़की से बाहर फांक ले जाते हैं, उसको सूंघते हैं, उसका आनंद लेते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं एक एक करके। क्या है? यही मानव का एक बनावटी चरित्र होता है, जिस बनावटी चरित्र के कारण वह अंदर से तो टूटता है, लेकिन बाहर से अपने आप को बार बार व्यवस्थापूर्ण ढंग से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जुट कहां पाता है। उसका खोखलापन सामने पूर्ण रूपेण प्रस्तुत हो जाता है, नजर आ जाता है। इसलिए आगे जो बात कही गई है, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। एकदम सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से पूरी की गई कि मानो लेखक ने, रईस ने, यानी नवाब साहब ने खीरा को खाया है। तौलिए से हाथ पोंछा, अपने होठों को पोंछा, लेखक की ओर गर्व से देखा। देखिए, मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं। अगर आप खीरा खाने से इनकार करते हैं तो मैं भी खीरा नहीं खाने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो इतना ऊपर उठा हुआ व्यक्ति हूं। जिस प्रकार से देवता मात्र गंध को लेते हैं, स्पर्श से दूर रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी इसकी गंध को लेने वाला व्यक्ति हूं। स्पर्श से मैं दूर रखता हूं। आप मुझको एक समान व्यक्ति मत समझिए। और इसलिए यहां कहा गया है कि मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक कर लेट गए। इतना प्रेम से नवाब साहब ने खीरे को बनाया, तैयार किया और थक गए और लेट गए। और तत्पश्चात क्या होता है कि हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नदाकत। लेखक स्वीकार कर लिया, मैंने मान लिया कि आप वास्तव में एक सफल रईस हैं। सिर को झुका लिया। उनकी स्वच्छता को देख करके, उनकी कोमलता को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके सारी बातें अलग प्रकार की हो जाती है। और तब फिर क्या होता है कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना में से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या अब्स्ट्रक्ट तरीका। एक अब्स्ट्रक्ट, एक भाव जो खाता नहीं है, बल्कि गंध की कल्पना में ही अपने आप को तृप्त कर लेता है। गंध की कल्पना में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। यही है एक ऐसी मानसिकता का द्योतक जो असलियत पर बार बार पर्दा डालने की कोशिश करता है। इस प्रकार के चरित्र को यशपाल जी ने हमारे समाज से ही खींच करके चित्रित किया है। इस प्रकार चरित्र है जो असलियत को सामने आने देना नहीं चाहता है, असलियत के ऊपर हमेशा पर्दा डालता है, यथार्थवादी वस्तु अस्तित्व से दूर जाता है, कल्पना लोक के विचरण में ही अपने जीवन का आनंद को एहसास करता है, यथार्थ के कह सकते हैं चिलचिलाती हुई धूप में जीने से वह इनकार करता है। यही है रईसीपन और यही है वह वर्ग जो सच्चाई के ऊपर हमेशा पर्दा डालते रहा है। मात्र कल्पना लोक में संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर लेखक आगे कहते हैं
कि नफी से अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? क्या पेट भर सकता है? जिसको इतने अच्छे ढंग से सजाया, नमक मिर्च बुरका, जीरा का बुरका, जीरा बुरका, सारी बातें हुई, लेकिन खाया नहीं। अब्स्ट्रैक्ट तरीका, क्या इससे पेट भर सकता है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि यथार्थवाद से अपने आप को दूर करना और उस कल्पना लोक में विचरण करना, जहां पर हम मात्र एक कल्पना लोक में विचरण करके एक काल्पनिक संतोष से अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। यथार्थ एक तिलतिलाती हुई धूप है। कल्पना एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति संतुष्ट तो हो जाता है, लेकिन सदा के लिए उसे दुख झेलना पड़ता है। कल्पना यथार्थ के सामने टिक नहीं सकती है। यथार्थवादी स्थिति कल्पना की आंखों के समक्ष अपनी उंगली को खड़ा करके कहना चाहता है कि मनुष्य कल्पना में कब तक संतोष की जिंदगी को जीता रहेगा। नवाब साहब कब तक खीरा को फेंकते रहेंगे और गंध लेते रहेंगे। बनावटी जीवन को जीने वाले व्यक्ति कब तक कल्पना लोक में विचरण करते हुए अपने आप को यथार्थवादी व्यवस्था से दूर भगाते रहेंगे। यथार्थवाद का सामना करना जीवन का परम कर्तव्य होता है, जिस यथार्थवाद के सामना करने में नवाब साहब सक्षम नहीं थे। इस कहानी की व्याख्या जिस दृष्टिकोण से की जाए, हम वहां पाते हैं कि यशपाल का एक जीवंत यथार्थवादी अनुभूति पूर्ण रूपेण खरी नजर आती है। जितनी व्याख्या की जाए एक एक शब्दों की, वहां पर मनुष्य का एक भिन्न भिन्न प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट रूप में नजर आती है। और फिर हम पाते हैं कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लाजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है ना। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुना दिया। क्या कल्पना है! खाया नहीं, मात्र गंध लिया, डकार हो रहा है। और इस बात को भी कह रहा है कि खीरा का आनंद लिया जाता है, वह अमाशय के लिए एक बोझ बन जाता है। वह जो बात आई है, खीरा लाजीज होता है लेकिन होता है शकील, यानी पचने लायक नहीं होता है। नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, अमाशय पर बोझ डाल देता है। हम क्या पा रहे हैं कि मात्र कल्पना करके, गंध लेकर के एक ऐसा अभिनय करना कि वह खीरा को खा लिया हो। यही तो इस कहानी की विशेषता है, जहां हम पाते हैं कि कथाकार ने एक साधारण सी घटना को एक विशिष्ट वैचारिक क्षमता के साथ हमारे बीच रखने का सशक्त प्रयास किया, जो साधारण कथाकार के लिए संभव नहीं हो पाता है। एक हल्की सी घटना के माध्यम से यथार्थ और कल्पना का एक ऐसा प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया, जहां पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों व्यवस्था का एक सशक्त और जीवंत चित्र आकर खड़ा हो जाता है। और लेखक कहता है कि ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ज्ञान चक्षु खुल गए। अभी तक जो भ्रम था कि आदमी खा करके ही पेट की क्षुधा को बुझा सकता है, लेकिन मैंने पाया कि कल्पना लोक में जाकर भी व्यक्ति अपनी जठराग्नि को बुझा सकता है, अपने पेट की भूख की आग को वह बुझा सकता है। और खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। बात स्पष्ट रूप में यहां पर आकर के ठहर जाती है कि जब
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही आदमी का पेट भर जाता है। तब मात्र बगैर घटना का, बगैर चरित्र का क्या कहानी लिखी नहीं जा सकती है? यह लेखक का मंतव्य है कि घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? कोई विचार नहीं, कोई घटना नहीं, कोई पात्र नहीं। एक ऐसी कहानी जो पात्र, घटना और चरित्र से शून्य है, फिर भी कहानी लिखी जा सकती है। क्योंकि जब खीरे को खाए बगैर डकार आ सकता है कल्पना लोक में, तो कल्पना लोक के माध्यम से कहानी भी लिखी जा सकती है। कथाकार ने इसके माध्यम से इसी तथ्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया एक व्यंग्यात्मक रूप में, और उस सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है जहां पर बनावटीपन का नकाब पहन करके व्यक्ति अपने असलियत को छिपाने का प्रयास करते हैं।